हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और एक कंपनी है जो कि ट्रांसफॉर्मर जो बिजनेस होता है, इलेक्ट्रिकल जो बिजनेस होता है, उसके अंदर में जो इलेक्ट्रिसिटी में जो एक ट्रांसफॉर्मर्स में एक प्रोडक्ट काम में आता है, उसको बनाने वाली एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाना चाह रही है। उसके बारे में हम आज थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। उसका आईपीओ से रिलेटेड बेसिक डिटेल्स इस कंपनी की पहले बात कर लेते हैं। तो कंपनी का नाम है यश हाई वोल्टेज लिमिटेड। जो इसका आईपीओ है 12 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच में खुलने वाला है। 146 का कट ऑफ प्राइस सेट किया है। 1000 का लॉट साइज है, तो आपको 1,46,000 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है एटलीस्ट एक फाइल लगाने के लिए। अब यहाँ पे कंपनी जो है 110 करोड़ रुपीज़ उठाने जा रही है, जिसमें से 93 करोड़ रुपीज़ तो कंपनी के पास में जा रहे हैं। 16 करोड़ रुपए जो वर्थ ऑफ शेयर्स कंपनी के प्रमोटर्स यहाँ पर बेच रहे हैं। नेक्स्ट, अगर कंपनी पूरी वैल्यू कितनी लगा रही है यहाँ पर, तो दैट इज़ 416 करोड़ रुपीज़। सो ठीक ठाक अच्छी खासी कंपनी ने अपनी वैल्यू लगाई है और एसएमई सेगमेंट में अपना आईपीओ लेके आ रही है, ताकि अच्छे से अच्छे सब्सक्रिप्शन कंपनी को मिल पाए। अब कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 70-80% के आसपास में जो होल्डिंग थी आईपीओ से पहले कंपनी के अंदर में, आईपीओ के बाद में लगभग 55% के आसपास में रह जाने वाली है। नाउ दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव एज वेल कि काफ़ी अच्छी खासी कम हो जाने वाली है प्रमोटर्स की होल्डिंग इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर में। लेट्स प्रोसीड विद अदर थिंग्स। तो अब कंपनी क्या काम करती है, तो यहाँ पर हम लोग काफ़ी लोग जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मर्स में जो ऊपर की तरफ में ये जो खंभे टाइप लगे रहते हैं, सींग टाइप ये लगे रहते हैं, राइट। कभी वाइट कलर के, कभी एक ब्लैक कलर के, जो कभी तिरछे होते हैं, कभी सीधे रहते हैं। तो ये जो इनको हम बुश बोलते हैं, तो ये बुश बनाने का कंपनी ये काम करती है। और बुश भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जो तिरछे वाले जो होते हैं इनको हम OIP बुशेस बोलते हैं, और एक ये जो सीधे जो वाइट कलर टाइप के होते हैं इनको हम RIP बुशेस बोलते हैं। सबसे ज़्यादा जो ये RIP बुशेस हैं ये सबसे ज़्यादा बिकते हैं, तो कंपनी इनको भी बनाती है। दोनों टाइप के बुशेस की कंपनी बनाती है। अब ये बुश किस काम के आते हैं, इसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि कंपनी जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं उनका रोल क्या प्ले होता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को एक बार डायग्राम के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं, राइट। तो हमें अच्छे समझना है। तो यहाँ पर जैसे मान के चलिए ये फैक्ट्री है, यहाँ पर बिजली बन रही है। बिजली बनने के बाद में जो हब होता है, बिजली जहाँ से ट्रांसफ़र की जाएगी एक जगह से दूसरी जगह पर, जो कि हब होते हैं बड़े बड़े, वहाँ तक बिजली को पहुँचाने के लिए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर बुशेज की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज जहाँ ट्रांसफॉर्मर होगा वहाँ बुशेज होंगे। अब जो ट्रांसफॉर्मर का मेन यूसेज क्या होता है कि एक बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए उसका वोल्टेज बढ़ाना पड़ता है। तो वोल्टेज को अप और डाउन करने के लिए ट्रांसफॉर्मर का यूज़ होता है। अब जब अप से डाउन होता है तो एक तरफ में जो बिजली घुसती है वो लो वोल्टेज की होती है, दूसरी तरफ हाई वोल्टेज की बिजली होकर निकलती है। तो जो बीच में दोनों के बीच में सर्किट ना हो जाए, इसलिए बुशेस का यूज़ किया जाता है। उसको सेफ्टी देने के लिए, ट्रांसफार्मर को सेफ्टी देने के लिए बुशेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी यहाँ पर जो जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वहाँ ट्रांसफार्मर का यूज़ है, क्योंकि उसको वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। फिर जहाँ पर पहुँचाना है, एक बड़ा हब है, वहाँ से फिर छोटे छोटे हब्स की तरफ में इलेक्ट्रिसिटी पहुँचानी पड़ेगी। तो वहाँ से अगेन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज में आ रही है। फिर लो वोल्टेज करना पड़ेगा, और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हमारे आसपास में जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं बिजली वाले, राइट, वहाँ पर फिर अगेन डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से भी और ज़्यादा वोल्टेज में आई बिजली आई है। अब घरों में जो बिजली पहुँचानी वो 220 वोल्टेज की पहुँचानी है, 440 वोल्टेज के आसपास की पहुँचानी है। तो फिर वहाँ से अगेन ट्रांसफार्मर की यूज़ करके और उसका वोल्टेज कम करना पड़ता है। तो जहाँ ट्रांसफार्मर का यूसेज है वहाँ इस बुशेज की ज़रूरत पड़ती है। और ये इसका जो यूसेज है फ्यूचर में भी, जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी पहले दूसरे तरीक़ों से बनती थी, आजकल जो है ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बनने वाली है। बट ट्रांसफ़र की करना, एक जगह से दूसरी जगह बिजली को पहुँचाना है, ट्रांसमिशन करना है, वहाँ ट्रांसफार्मर की यूसेज बनी ही रहेगी। तो इस कंपनी का जो सिक्योर है, फ्यूचर सिक्योर होता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब इस सेक्टर के बने रहने की उम्मीदें हैं फ्यूचर के अंदर में। तो आई होप कि आपको बुशेस का पूरा काम समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसका यूज़ होता है। तो अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट आज के दिन कमा रही है, राइट। तो उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कंपनी के कुछ जो पैसे उठा रही है वो कंपनी के पास में भी जा रहे हैं, लगभग 90 करोड़ के आसपास में। बाकी 110 करोड़ रुपये उठा रही है, जिसमें कुछ प्रमोटर्स भी बेच रहे हैं अपना स्टेक। तो जो पैसे कंपनी के पास में जा रहे हैं उसमें से कंपनी बोली हमारे पास में RIP जो बुशेज हैं वो बनाने हैं। दैट इज़ फ्रॉम द RIS, RIP एंड RIS, ये दो टाइप के जो बुशेज होते हैं ये हमें बनाने हैं, जिसके लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, मतलब न्यू फैक्ट्री सेटअप करना है। तो बेसिक रीज़न कंपनी ने बताया, बिकॉज ये जो RIP और RIS वाले, जो RIP वाले जो ये बुशेज होते हैं ये सबसे ज़्यादा कंपनी आज के दिन बेच रही है। तो लगता भी है कि कंपनी को ये जो फैक्ट्री जो सेटअप बढ़ा रही है तो वो फ्यूचर में प्रॉफिटेबल रहेगा। अब आज के दिन कंपनी के जो मेन कर्जदार उनका नाम है मिस्टर केयूर गिरीश चंद्र शाह। वाह, तो शाह को कौन रोकने वाला है भाई। तो अब यहाँ पर 73% शेयर होल्डिंग आईपीओ के अंदर में कंपनी के पास अंदर पहले से थी इनकी, और आफ्टर
इनके पास में ही कंट्रोलिंग स्टेक कंपनी का रह जाने वाला है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी के ऊपर में कोई केस वगैरह, तो टैक्स प्रोसीडिंग्स कंपनी के खिलाफ में जरूर 3 है, जिसमें कंपनी को 49 लाख रुपीज़ का नुकसान हो सकता है। अब कंपनी की कब से शुरुआत हुई, तो 2002 से इसका शुरुआत हुआ है। उसके बाद में अभी 2024 के अंदर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 108 करोड़ तक पहुंच गया है। नेक्स्ट कंपनी के ये जो मिस्टर केयूर गिरीश चंद्र शाह, इनकी ये डिटेल्स आपके सामने अवेलेबल हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कंपनी जो भी नाम यूज़ करती है, यश हाई वोल्टेज, यश हाई वोल्टेज, ये पर्टिकुलर नाम ये रजिस्टर्ड है, बट कंपनी जो लोगो यूज़ करती है, दिस लोगो यश रेड वाला, ये लोगो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, ये ऑब्जेक्ट हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट कंपनी जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करती है, तो ये जो कुछ 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आज के दिन कंपनी द्वारा ओन्ड है। इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी कंपनी गेस्ट हाउसेज के तौर पे यूज़ करती है, तो वो अभी जो है लीज पर है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट अगर कंपनी 157 एम्प्लॉइज आज के दिन कंपनी के अंदर में काम कर रहे हैं, और मोस्टली जो कंपनी में काम कर रहे हैं वो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस में काम कर रहे हैं, दैट्स बेसिक्स। नेक्स्ट कंपनी के जो अब कौन सा पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो कौन सा बिकता है, तो यहाँ पे देखिए हाई करंट बुशिंग, OIP कंडेंसर बुशिंग, RIP कंडेंसर बुशिंग। तो ये जो RIP वाला इससे ज़्यादा बिक रहा है, बिकॉज अगर हम लोग पिछले 3 महीने का डेटा होता है, 75% कंपनी का जो रेवेन्यू है इसी प्रोडक्ट से आया है। पिछले साल 80% आया है, तो दैट्स अगेन ए वेरी गुड थिंग, राइट। अब कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है आज के दिन, वो RIP बुशिंग की जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है, लगभग अचीव हो चुकी है। यहाँ पे देखो 3000 यूनिट्स की यहाँ पर कैपेसिटी है, बट यहाँ पर पिछले साल कंपनी ने 2900 बुशिंग्स RIP बना लिए थे। दैट्स वाई कंपनी सेइंग कि हमें न्यू फैक्ट्री सेटअप करना है। तो और अच्छी खासी इंक्रीज डिमांड जो हो रही है वो बहुत अच्छे से इंक्रीज भी यहाँ पर होती हुई दिख रही है, और फ्यूचर में और इंक्रीज होती हुई दिखेगी, बिकॉज जो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो भी तो टाइम के साथ में बढ़ती ही जा रही है। दैट्स अगेन ए वेरी गुड थिंग। OIP की जो कंडेंसर की जो बुशिंग जो कैपेसिटी है वो भी लगभग ठीक ठाक लेवल पे है, बट इसकी जो डिमांड है RIP कंडेंसर बुशिंग की, इसकी ज़्यादा बढ़ रही है। OIP कंडेंसर बुशिंग की इतनी डिमांड टाइम के साथ में घट रही है, बिकॉज इसकी थोड़ी सी लाइफ ज़्यादा है, मेंटेनेंस फ्री है, ये थोड़ा सा ऑयल की जरूरत है। जैसे हमने कई बार सुना था कि पुराने ज़माने में सुना होगा कि हमने गाँव में ट्रांसफार्मर से ऑयल चोरी हो गया, तो वो जो ऑयल वाली जो बुशिंग जो सिस्टम है वो यही है। तो आजकल जो बिना ऑयल वाले जो ट्रांसफार्मर्स आ रहे हैं उसके अंदर में RIP बुशिंग यूज़ होती है। तो सरकार का बहुत नुकसान हुआ था भाई, ये ट्रांसफार्मर वाले जो चोर है ना, ये तेल निकाल के ले चले जाते थे। कितनी चोरियाँ होती थी ट्रांसफार्मर के तेल के अंदर से, बाद में ट्रांसफार्मर ही फूक जाता था बेचारा, क्या करे। नेक्स्ट ये कंपनी की फैक्ट्री सेटअप है यहाँ पर, ये कुछ बुशिंग आपके सामने फोटोज़ लिखी हुई हैं। OIP बुशिंग इस टाइप की होती है, RIP बुशिंग इस टाइप की होती है। ये आपको डायग्राम ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ये कंपनी के अंदर में कुछ और प्लेयर्स भी हैं, ग्लोबल प्लेयर्स के नाम पे अगर देखा जाए तो GE इंडिया, हिटाची एनर्जी, सीमन, ये ग्लोबल प्लेयर्स हैं जो इसी सेक्टर में काम करते हैं। और ये अभी इमर्जिंग ग्लोबल प्लेयर्स में यश का नाम यहाँ पर आ रहा है। डोमेस्टिक प्लेयर्स के अंदर में आज के दिन भेल है, क्रॉम्पटन एंड ग्रीव्स है, इपॉक्सी हाउस है, टेक है, ये ग्लोबल मार्केट के अंदर में आज के दिन काम कर रहे हैं। सो ये अकेला जो कंपनी नहीं है, ये मोनोपोलिस्टिक बिजनेस नहीं है, बहुत सारी और भी कंपनी इसी सेक्टर में काम कर रही हैं। अब कंपनी का जो मेनली रेवेन्यू आ रहा है वो चुनिंदा कस्टमर से नहीं आ रहा है। कंपनी हैज़ ए डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ कस्टमर्स, दैट्स अगेन ए वेरी पॉजिटिव थिंग। अब कंपनी के बारे में थोड़ा सा हम लोग बैलेंस शीट को समझ लेते हैं, कितना पैसा कंपनी ने इस बिजनेस में लगा रखा है। तो यहाँ पर लगभग 80 करोड़ रुपए कंपनी बिजनेस में लगे हुए हैं। 80 करोड़ रुपए में से 45 करोड़ रुपए बिजनेस में प्रमोटर्स के, कंपनी के खुद के लगे हुए हैं, जो कंपनी के मालिक लोग हैं उनके लगे हुए हैं। बाकी जितना भी पैसा कंपनी में लगा हुआ है वो उधारी का है। सो इन्वेस्टर्स का पैसा आज के दिन 45 करोड़ रुपीज़ ही है, बाकी उधारी। नेक्स्ट कंपनी का ये बिजनेस जो पैसा है वो कहाँ पर लगा हुआ है, तो इन्वेंट्री, ओके, ट्रेड रिसीवेबल 16 करोड़, ये काफ़ी काइंड ऑफ नेगेटिव है, बट कंपनी के कस्टमर्स जो हैं वो एक मतलब कस्टमर से जो बिलिंग होती है, बिलिंग के हिसाब से जो एक साइकिल बंधी हुई है, दैट्स अगेन पॉजिटिव काइंड ऑफ, ये इतना नेगेटिव नहीं है। 18 करोड़ के आसपास का कंपनी का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में पैसा लगा हुआ है, दैट्स अगेन फाइन। वर्क के जो नया फैक्ट्री सेटअप है उसमें 9 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, अभी तक स्टार्टिंग नहीं हुई है उस फैक्ट्री की। सो बेसिक रीजंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, बस ये ट्रेड रिसीवेबल वाला काइंड ऑफ थोड़ा नेगेटिव है, बिकॉज पैसा जितना जल्दी आ जाए उतना अच्छा है, बिजनेस में लगता रहता है, राइट। रेवेन्यू की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे रेवेन्यू कंसिस्टेंटली इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, दैट्स अगेन पॉजिटिव। और इस साल भी अगर प्रोजेक्शन वाइज देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल के जो रेवेन्यू है उसको क्रॉस कर जाएगा,
दैट्स अगेन पॉजिटिव। नेगेटिव अगर हम लोग P&L स्टेटमेंट की बात करते हैं तो प्रॉफिट कितना कमाया है, नेट प्रॉफिट यहाँ पे 8.5 करोड़, यहाँ पे 11.5 करोड़, यहाँ पे 12 करोड़, यहाँ पर 3 करोड़ 3 महीने के अंदर में, तो 12 महीने में 12 करोड़। तो यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले जो नेट प्रॉफिट इस साल के प्रोजेक्शन बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी का थोड़ा सा ज़्यादा निकलने की उम्मीदें हैं। नाउ दैट्स अगेन ठीक है, मतलब ग्रोथ इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, कभी कभी ग्रोथ आती है कभी नहीं आती है, बट एक स्टेबिलिटी बनी हुई है बिजनेस के अंदर में और काफ़ी पुराना बिजनेस सेट हो रखा है। दैट्स अगेन काइंड ऑफ फाइन। अगर हम लोग वर्किंग कैश फ्लो की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर तो कैश फ्लो के अंदर में कुछ ज़्यादा दिक्कतें हमें नज़र नहीं आ रही हैं। कैश फ्लो इज़ काइंड ऑफ पॉजिटिव ऑल द टाइम। सो कंपनी के पास में कैश भी आ रहा है अपने वर्किंग कैपिटल को संभालने के लिए। सो अब फाइनल अगर बात करते हैं तो इसी बिजनेस को हम दूसरे जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी उनके साथ में कंपेयर करके देख लेते हैं एक बार। एक है क्रॉम्पटन एंड ग्रीव्स जो इस सेक्टर में काम करती है, दूसरी है हिटाची एनर्जी। तो हिटाची एनर्जी का जो पी रेशियो है वो है 270 का। इतना महंगा कैसे है भाई? ओके 270 का बैठा हुआ है, 53,000 करोड़ की कंपनी है। दूसरी जो कंपनी वो क्रॉम्पटन एंड ग्रीव्स, पर ध्यान रखिए ये सीजी जो ये सीजी वाली कंपनी है और हिटाची दूसरे सेक्टर में भी काम करती है। ये पर्टिकुलर जो कंपनी है ये इसी सेक्टर में काम करती है, इस पर्टिकुलरली इसी प्रोडक्ट के अंदर में, वो दूसरे प्रोडक्ट्स में भी काम करती हैं। तो एक कंपैरिजन जो है वो इतना फेयर नहीं रहने वाला है। सो कंपेयर करें या नहीं करें, कर लेते हैं चलो, क्योंकि एक एक कंपनी है जो कि 10 प्रोडक्ट बना रही है जिसमें से एक प्रोडक्ट है, राइट। तो अब वो किस तरीके से आप लोग कंपेयर कर पाओगे, मतलब एक सही कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे जो पी रेशियो है उसके हिसाब से अगर देख लेते हैं 12 करोड़ रुपए प्रोजेक्शन वाइज भी निकाल लेगी, इस पिछले साल भी निकाले हैं। सो इसी को एक बार कंपेयर कर लेते हैं, 416 करोड़ 35 का पी रेशियो निकल के आ रहा है। एंड दूसरा पी बी रेशियो के हिसाब से भी एक बार निकाल लेते हैं। कंपनी की नेटवर्थ है 45, 90, 135। सो पी रेशियो इज़ 3, पी बी रेशियो इज़ 35। सो काइंड ऑफ देखा जाए तो कंपनी ने अपनी जो वैल्यू लगाई है वो ठीक ठाक लेवल पे लगा ली है। ग्रोथ कुछ खास आज के दिन है नहीं, बट फ्यूचर में बने रहने की उम्मीदें हैं इस कंपनी से। और एक चीज़ और चेक कर लेते हैं कि कंपनी डिविडेंड पे करती है, ताकि हमें कैश फ्लो के अंदर में नज़र आ जाएगी वो चीज़। एंड हियर इज दिस, सो कंपनी इज नॉट पेइंग एनी डिविडेंड। फाइनेंसिंग एक्टिविटी ओके, पिछले साल डिविडेंड दिया है, ओके 2 करोड़ रुपए डिविडेंड दिए हैं। सो कंपनी इज पेइंग डिविडेंड एज वेल। ओके सो दैट्स गुड, कंपनी ठीक ठाक चल रही है, रेवेन्यू ठीक ठाक तरीके से बढ़ रहा है, नॉर्मल बढ़ रहा है, इतना कुछ खास बढ़ नहीं रहा। ऑलरेडी मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियां अवेलेबल हैं, ग्लोबल जाने की कोशिश कर रही है कंपनी, और स्टेब्लिश्ड बिजनेस है। अगर आपको लगाने आप लगा सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे कंपनी ठीक लग रही है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से इन्होंने अपनी वैल्यू तो ठीक ठाक लगा ली है, बट कंपैरिजन वाइज हम लोग सही अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि यहाँ से कंपेरेटिवली ऊपर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। बट स्टिल मुझे एक सेफ बेट लग रहा है यहाँ से। सो आई एम पॉजिटिव ऑन दिस कंपनी इन द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोथ। बट हो सकता है कि आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्रॉफिट कमाने में थोड़ा सा वेट करना पड़ जाए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और बाकी आप कोई क्या व्यू बनाते हैं अपना, और रिसर्च करके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही अपना व्यू बनाएं और हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। फाइनली सी यू टुमारो।